ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्क्रीन शेयर करते हैं और कंप्लीट करते हैं। पहले स्टेट लेजिस्लेचर देख लेते हैं कौन कौन है। धीरे धीरे आबादी कम होगी, नो डाउट। धीरे धीरे आबादी कम होगी क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट ही अब आएंगे, अब नॉन सीरियस वाले ड्रॉप होंगे। 28 कैंडिडेट्स। ठीक है। 72 से 62, 62 से 52, 52 से 42, 42 से 28, 28 से 16 भी होंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखना ये है, किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह मन में कुछ पूछना है तो बताइए, 1 मिनट बात कर लेते हैं। हम्म। कोई क्वेश्चन नहीं किसी के पास? चलिए। सर पूछना था 26 का हूँ, पर बाद में पूछ लो, अभी रिकॉर्डिंग ऑन है, बाद में कर लेंगे सर। हाँ ठीक है। ठीक है, 2026 वाले स्टेट लेजिस्लेचर इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 से 24 तक जो क्वेश्चन आया है, मनी बिल सर्टिफिकेशन इन स्टेट। अब उस समय पार्लियामेंट जो हम लोग देखेंगे तो वो सेंटर और यूनियन में चल रहा था, लेकिन अब स्टेट लेजिस्लेचर चल रहा है। तो स्टेट में देखेंगे मनी बिल। मनी बिल स्टेट में। ठीक है, तो स्पीकर्स डिसीजन फाइनल। ठीक है, वहां पे देखे थे। और स्टेट का काउंटर पार्ट ऑफ आर्टिकल 110। ठीक है, तो अब स्टेट लेजिस्लेचर स्पेसिफिक चलेगा। वहां पे भी स्पीकर का डिसीजन फाइनल था, तो यहाँ पे भी स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विधान परिषद को एबॉलिश किया जा सकता है कि नहीं। यहाँ पे दो वर्ड, जैसे वहां पे लोकसभा था। दो वर्ड थोड़ा सा क्लियर कर ले हम लोग। लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा का नाम होता है लोअर हाउस, अंग्रेजी में अगर बोले तो लोअर हाउस। और राज्यसभा का नाम अपर हाउस। ठीक है। और उसी तरह स्टेट में एक होता है विधान परिषद। पहले इंग्लिश नाम लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। स्टेट असेंबली, इसको बोलते हैं विधानसभा। और एक होता है स्टेट काउंसिल। ये इज इक्वल टू राज्यसभा के तरह समझ लो, विधान परिषद। ठीक है, तो विधान परिषद ये वाला। तो विधान परिषद एबोलिशन के बारे में पूछ रहा है, जो बाई कैमरल और 6 स्टेट्स में बाई कैमरलिज्म है, जिसमें से बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में भी है। और बताइए, मैं भूल रहा हूँ दो। दो दो चार, दो और हैं। कौन कौन से हैं बताइए? तेलंगाना महाराष्ट्र। और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, तो 6 स्टेट में बाइकैमरलिज्म है। विधान परिषद, स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल यानी विधानसभा, विधान परिषद। तो विधान परिषद को एबोलिशन के बारे में, तो सेम चीज आर्टिकल 169 में डील है। उसी तरह पार्लियामेंट कैन एबॉलिश और क्रिएट, तो अ, उसी तरह विधान जो सभा है वो रेजोल्यूशन पास करके और फिर प्रेसिडेंट के पास उसको ले जाके अप्रूवल करा के करवा सकता है। अभी वेस्ट बंगाल भी इसमें ऐड हो जाएगा, प्रोसेस में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गवर्नर्स ऑर्डिनेंस से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन इसको बोलते हैं। ठीक है। और सेंटर में प्रेसिडेंट्स आर्टिकल 123 था, और स्टेट में ये आर्टिकल 213 है। ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायरमेंट्स चाहिए। आर्टिकल 368 नॉट एप्लीकेबल फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब अगर स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायरमेंट चाहिए तो आर्टिकल 368, थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा शॉर्ट है तो दिक्कत होगा समझने में, लेकिन हम बता रहे हैं स्पेशल मेजोरिटी मतलब जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो आर्टिकल 368 में डिफाइंड है। ठीक है। लेकिन
ये जो अमेंडमेंट है वो स्टेट लेजिस्लेचर अमेंडमेंट करेगी अपने मतलब राज्यसभा, सॉरी विधानसभा और विधान परिषद से रिलेटेड, तो वो आर्टिकल 368 को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, खुद से रेजोल्यूशन पास करेगी, फिर लोकसभा अ, के पास या प्रेसिडेंट के पास भेजेगी, फिर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को रिफर करेगा। तो वो जो अमेंडमेंट होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होगा। आर्टिकल 368 यहाँ पे एक बहुत की वर्ड है। आर्टिकल 368 में अमेंड करने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के उस भाग में जाके उस पेज को निकाल के फिर से उस पेज को लिख कर अमेंड करके फिर उसको वहां पे समझिए डाला जाएगा। तो आर्टिकल 368 अमेंड हो रहा है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो रहा है। लेकिन ये सब चीजें स्टेट की जो प्रोसीजर है, ये सब वो जो भी अमेंडमेंट होगा, एबोलिशन ऑफ विधानसभा, सॉरी विधान परिषद, तो ये डायरेक्ट प्रभावित नहीं करेगा, इनडायरेक्टली करेगा। स्टेट काउंसिल सीट्स पूछ रहा है, तो 1/3 रिटायर्ड होते हैं मेंबर्स, और ये आर्टिकल 171 में रिलेटेड है। रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल, आर्टिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 200, गवर्नर कैन रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, और अभी जो मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ है कि विद इन 3 मंथ्स, ये याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन हमें लगता है आ रहा है, 3 मंथ्स के विद इन 3 मंथ्स पीरियड प्रेसिडेंट हैज टू रिटर्न द बिल, या कुछ उस पर जजमेंट लेना होगा कि वो क्या करना चाह रहे हैं। एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन एबॉलिशन हो गया है, वो किस आर्टिकल के थ्रू, सॉरी किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है, तो 104th अमेंडमेंट। डायरेक्ट 100 स्टेट से भी ये रिमूव हो गया, और लोकसभा राज्यसभा में, सॉरी लोकसभा में 2 सीटें थी एंग्लो इंडियन की, तो इसको एलिमिनेट कर दिया गया, हटा सर दिया। हाँ हाँ। सर जो ये 2019 वाला है रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल्स, हाँ हाँ। सर इसमें आर्टिकल 201 है शायद, गवर्नमेंट गवर्नर कैन रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, ये 201 आर्टिकल में है। ये वाला, ये पार्ट, यस सर। यस तो सर। देख लेंगे, हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, मैं नहीं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो तो आप ओके। ज्यादा भी। ठीक है, ओके। हो सकता है। ओके। तो कैसे हम लोग नोट्स बनाएंगे, 104th अमेंडमेंट लिखेंगे और एंग्लो इंडियन इसको कर लेंगे, री वेरीफाई या रीचेक कर लेंगे इस चीज को। बजट प्रेजेंटेशन डिले अगर हो रहा है, ठीक है, तो वो किस चीज से रिलेटेड है, वो फिजिकल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और वोट एंड अकाउंट ऑप्शन अवेलेबल होता है। ये थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन जो है ट्रिकी है। तो वोट ऑन अकाउंट ऑप्शन अवेलेबल होता है, और इसके थ्रू ये एक तरह का, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, ये एक तरह का प्रोसीजर है जिससे कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट चेक किया जाता है। ठीक है, कि गवर्नमेंट मेजोरिटी में है कि नहीं, मतलब जो मान लेते हैं 80 सीट से 40+1 चाहिए, 41 गवर्नमेंट के पास जो एमएलए है वो गवर्नमेंट के पक्ष में है कि नहीं, तो ये चेक करने के लिए देखा जाता है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए। अगला क्वेश्चन जो आया था, प्राइवेट मेंबर बिल सक्सेस रेट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्राइवेट मेंबर 2% लेस देन 2% पैसेज रेट्स इन स्टेट, जैसे मान लो अगर गवर्नमेंट XYZ है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। XYZ गवर्नमेंट उत्तराखंड में रूल कर रही है, और XYZ के ही पार्टी के मेंबर, एमएलए या नॉन एमएलए, कुछ रिकमेंडेशन लेके आते हैं कि हमारे स्टेट में वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ये लेजिस्लेशन होना चाहिए। वो वो गवर्नमेंट बिल कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि वो रूलिंग गवर्नमेंट के एमपी, सॉरी एमएलए लेके आ रहे हैं। प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है जो रूलिंग में नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसका जो डेफिनेटली, तो जो गवर्नमेंट इन पावर है वो क्यों पास करेगी दूसरे का, लेकिन बहुत सारे बिल्स हैं जो पास की जाते हैं, तो उसका वही सक्सेस रेट पूछा था। तो इसको रफली याद रखना है कि 2% ही पास हो पाता है, वो भी पॉपुलर डिमांड रहा या डिबेट हो रहा है स्टेट्स में या एक नेशनल लेवल, तो पार्लियामेंट में भी होता है। जैसे शशि थरूर ने एक बार प्रपोज किया था बिल, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आप लोग को याद है तो बोलिए ऑन करके।
उन्होंने एक बिल का प्रपोजल किया था तो उसको पास कर दिया गया था, एंड दैट वाज ए प्राइवेट मेंबर बिल, क्योंकि उस समय बीजेपी रूल कर रही थी एंड शशि थरूर इज फ्रॉम कांग्रेस, ही इज एमपी फ्रॉम केरला। ठीक है। अ, अगला क्वेश्चन है एंटी डिफेक्शन लॉ। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेशन 10 शेड्यूल। ठीक है। पार्टी डिसिप्लिन और स्टेट और सेंटर में दोनों होता है। इसमें एक चीज आप लोग बताइए, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को याद होगा, इसमें दो फैक्ट्स रखना है। 10% टोटल नंबर जो है, मान लेते हैं किसी स्टेट में 80 सीट्स है, 80 हम लोग एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो 80 ही लेके चलते हैं। इसका 10% से ज्यादा कैबिनेट में नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। ये आपको लक्ष्मीकांत में फैक्ट मिलेगा, जो 52nd अमेंडमेंट 1985 आई है एंटी डिफेक्शन लॉ लेके, तो उसमें ये भी मेंशन है। और ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है बताइए, ये मैंने गलत बोल दिया। 15%। तो 15% होगा ना, कौन सा? 15% होगा 10% की जगह। हाँ, ठीक है, एक सुधार हुआ। और कौन सा अमेंडमेंट है, मैं भूल रहा हूँ। 91 है शायद से। हाँ, एग्जैक्टली। 1985। नहीं नहीं, 85। 91 2003 में जो हुआ। 91 तो ठीक है, मुझे याद आ गया। 2003 का है। हाँ, ये 15% एग्जैक्टली 2003। ठीक है, तो दो चीज सुधर गया। तो ये जो फैक्ट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सर वो जो आप सरकारी विधेयक और प्राइवेट विधेयक का बता रहे थे, तो उसमें जो मंत्री द्वारा लाया जाता है वो सरकारी होता है, बाकी किसी अगर अदर मेंबर द्वारा लाया जा रहा है तो वो प्राइवेट होता है, यानी मंत्री जब लाएगा तभी वो सरकारी होता है। इसमें क्या है कि ये जो गवर्नमेंट बिल है, मंत्री ला रहा है, ठीक है। तो मंत्री जैसे मान लीजिए XYZ है, मतलब ये इनडायरेक्टली इसमें निहित है कि मान लेते हैं कि कोई एमएलए है, यानी वो मंत्री है। ठीक है, मंत्री है। तो कोई आदमी अगर मंत्री नहीं है लेकिन ये इसी पार्टी का है, तो वो जिस डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट से वो रिलेटेड है, तो वो मंत्री वो अपने ही थ्रू ले लेगा, इनडायरेक्टली, इस तरह से जैसे समझिए। सर जो बुक में हम पढ़े थे तो उसमें यही लिखा था कि जब कोई मंत्री के द्वारा कोई विधेयक लाया जाता है तो वो सरकारी होता है, और बाकी किसी अदर मेंबर द्वारा लाया जाता है तो उसको प्राइवेट बोलते हैं। यस। लेकिन वो पार्टी अपना पक्ष प्राइवेट नहीं करने देगा। जैसे मान लीजिए मैं आप ही का पार्टी रूल कर रहा है, और आपके कुछ ही मंत्री होंगे जो यहाँ पे हमने, मुझे याद आया ये फैक्ट, और इसको आप लोग सही करें, ये 15% ही रहेगा, बाकी तो नहीं बन सकते हैं मंत्री। वो अगर दूसरा लाएगा तो वो प्राइवेट, वो तो फिर वो गवर्नमेंट वो प्राइवेट नाम नहीं जाने देगी, वो अपने डिपार्टमेंट में, वो नहीं जिस सर, मतलब डिपार्टमेंट से हम ये रिलेटेड रहेगा उसी में ले हम लेगा ये नहीं इनडायरेक्ट। कह रहे हैं कि वो जाने देगा कि नहीं, पर जो बुक में लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है। इसको री वेरीफाई करा जाएगा। ठीक है। और ये फैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार पूछ चुका है। ठीक है। 15% कैबिनेट और प्लस सीएम को मिला के 15% नहीं होना चाहिए, और ये 91st अमेंडमेंट 2003 के थ्रू आया है। ठीक है। यस। और जैसे, हाँ, जैसे हम लोगों ने देखा था पार्लियामेंट में कि वहाँ पे 3 सेशन कंपलसरी था, एक विंटर सेशन, एक मॉनसून सेशन, एक बजट सेशन। यहाँ पे दो जरूरी है ईयरली में। ठीक है, ईयर में, और 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए, मोर देन 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। और वहाँ वहाँ पे भी पार्लियामेंट में भी 6 मंथ वहाँ पे छूट गया था वो पॉइंट, कि 6 मंथ, दो सेशन के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये मतलब एक्सेप्शंस वगैरह हैं तो ये क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। मनी बिल ऑपरेटिंग हाउस, सॉरी, मनी बिल ओरिजिनेटिंग हाउस, कहाँ से मनी बिल होता है, तो आप लोग को मालूम ही है कि राज्यसभा और विधानसभा दोनों से नहीं सर हो सकता है। सर एक चीज कंफर्म करेंगे, हाँ हाँ, बोलिए। ये जो अभी आप कर रहे थे कि 2 सत्रों के बीच में या 2 बैठकों के बीच में 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए, ये सत्र है या बैठक का बीच में? सत्र खत्म होगा तो लास्ट मीटिंग से है ना, आप नीटिस ग्रीटिस में नहीं जाइए, नहीं तो फिर एक एक वर्ड पकड़िएगा तो बहुत हो जाएगा। हम यहाँ पे उतना सारा डिटेल में नहीं, जैसे मान लीजिए सत्र जब खत्म हुआ तो उसका अंतिम ही दिन लेंगे ना।
जैसे मान लीजिए 23 अप्रैल को खत्म होने वाला है, तो ये खत्म हुआ यहाँ से, और फिर मान लीजिए अप्रैल चल रहा है ना, मान लीजिए अगस्त में स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों की 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो 23 और 1 के बीच में ही ना हम लोग जोड़ेंगे। ये तो कॉमन सेंस है। नहीं जैसे सर अक्सर शब्दों का खेला कर देती है ना यूपीएससी, तो इसलिए। शब्दों का खेलना ये विजन करती है, ये विजन और ये सब छोटी मोटी जो है ना, यही सब लोग टेस्ट सीरीज में यही सब फालतू फालतू एक एक वर्ड इधर उधर घुमाते हैं, और यही दिमाग में जैसे आपका बैठ गया है, यूपीएससी ब्रॉडर क्वेश्चन पूछेगी, गलती करके आइएगा। इसीलिए हमने बोला है कि टेस्ट सीरीज को टेस्ट सीरीज की तरह लीजिए और उसको इवेलुएशन पर्पज की तरह लीजिए। वो छोटा छोटा वर्ड, मैंने भी एग्जाम दिया, मैंने भी विजन का ही सॉल्व करा है ज्यादातर। ये यही सब छोटा छोटा वर्ड घुमा के इधर उधर करके करती है, लेकिन यूपीएससी इस तरीके से छोटा छोटा चीज नहीं करती है। तो उसको लेके नहीं चलिए दिमाग में, टेस्ट सीरीज वाला जो भी आप मतलब एनालिसिस करते हैं, तो फिर वो आप यूपीएससी के एग्जाम में फिर वैसा ना आपका दिमाग ज्यादा मतलब सस्पिशन करेगा, सही स्टेटमेंट को फिर गलत करते जाइएगा। हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो आप छोटी छोटी चीजों को पकड़ रहे हैं, तो वो विजन ऐसे ही कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको स्टेटमेंट गलत करवाना है। लेकिन यूपीएससी तो हम लोगों ने इतने ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन को अटेंड करा, यूपीएससी इस तरह के छोटे छोटे चीजों को नहीं करती, वो ब्रॉड। अगर परसेंटेज का भी गैप है तो लंबा लंबा परसेंटेज गैप है। जैसे पेरिस वाला हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, 100 बिलियन का कमिटमेंट था, यूपीएससी ने 1000 बिलियन वहां पे दिया था। इसी तरह आईआरएनएस वाला क्वेश्चन था, तो उसमें 1500 स्क्वायर मीटर था, तो यूपीएससी ने 5500 स्क्वायर किलोमीटर दिया हुआ था। तो लंबा लंबा ह्यूज मार्जिन गैप देती है यूपीएससी, और ये लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट को वो माइंड में नहीं बैठाएंगे ना, तो फिर सही सही स्टेटमेंट गलत कर बैठेंगे आप। पहले भी मैंने बोला है कि एग्जाम मतलब जो भी टेस्ट आप दे रहे हो उसको आप इवेलुएशन के पर्पज से ही लीजिए। ठीक है, तो मैं अभी उतना ज्यादा रिवीजन में नहीं हूँ, तो मैंने आपसे खुद ही ये कंफर्म करवा लिया, मुझे याद आया कि ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ये 10% 15%, तो मैं ऑलरेडी ही मैं आपसे ही सही करवा लिया। 91st अमेंडमेंट 2003 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मेरा दिमाग ये चल गया था, मैं इसको ऐसे एरो लेके आया था, तो फिर मैंने इसको रेक्टिफाई करा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, 6 मंथ दोनों जगह गैप नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा। पार्लियामेंट में 3 सेशंस होते हैं, और स्टेट में एटलीस्ट ट्वाइस ईयरली होना चाहिए। तो वही 6 मंथ, 6 मंथ तो साल में 2 ही होगा ना। ये भी लॉजिक से आप देखिए तो ये स्टेटमेंट सही हो जा रहा है। 6 महीने का गैप, 1 जनवरी से लेके जून तक, फिर जून से लेके दिसंबर तक, तो 2 एटलीस्ट हो ही जा रहा है। ये भी लॉजिक ही से डिराइव हो रहा है। जितने भी लोग हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया था कि जो भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं वहां से एलिमिनेशन टेक्निक नहीं सीखना, कि इस टेस्ट सीरीज में मैंने ये चीज सीखा, वैसा नहीं है। आप प्रीवियस ईयर, इसीलिए आप जितने भी टॉपर को अगर वीडियो बैठ के देखोगे तो सब लोग बोलते हैं एग्जाम से 15 दिन 20 दिन पहले सारी टेस्ट सीरीज बंद हो जानी चाहिए, और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना है, और उस वैसा पैटर्न को अडॉप्ट करना है, क्योंकि एग्जाम उसी का देना है। और जितने भी कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं वो रेप्लिकेट करती हैं यूपीएससी को, और आप रेप्लिकेट करते हो कोचिंग को, तो प्रॉब्लम यहीं पे आ जाता है। अगले देखिए, और हम भी ह्यूमन है, तो हो सकता है हमसे भी एरर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल सुधारिएगा। काउंसिल्स मनी बिल पावर्स, और ये थोड़ा सा कीवर्ड में है, तो थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत होगा आपको, और मुझे थोड़ा सा समझाने में भी दिक्कत होगा। लेकिन आपका काम है पढ़ना, तो आप ये सब चीजों को स्टेट लेजिस्लेचर के चैप्टर में जाके वहां से डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ काम हाईलाइट करना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये जाके थोड़ा सुधार लो अगर नहीं सुधरा हुआ है तो। मनी बिल ओरिजिनेटिंग हाउस हम लोग देख लिए, काउंसिल्स मनी बिल पावर्स, बाइकैमरल काउंसिल्स मनी बिल पावर, वही बाइकैमरल चेक्स है यहाँ पे भी। लाइक राज्यसभा, तो उसी तरह विधानसभा। कितना दिन के लिए यहाँ पे बताइए, आप लोग पढ़े हैं अच्छे से तो बताइए, क्या यहाँ पे विधानसभा कितने दिनों तक कर सकता है? हम्म। वही 14 दिन है सबका। ठीक है, इसके साथ तीन चीज, हाँ इसके साथ 3 चीज और। गवर्नर हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां पे 2 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया। एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, वो चैप्टर में जाके दोबारा से देखना है। क्योंकि ये स्टेट लेजिस्लेचर डील हो रहा है, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको अपने बुक में जाके क्या पढ़ना है। गवर्नर
जब विधानसभा, जैसे राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं ना आर्ट कल्चर से जो प्रोमिनेंट व्यक्ति होते हैं, जैसे 1 मिनट में चार्जर फोन कर। तो जैसे हम लोग वहां पे पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे राज्यसभा में, ठीक है। तो वहां से लोग नॉमिनेट होते हैं आर्ट कल्चर हिस्ट्री से, ठीक है। डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन गाइस। नहीं नहीं, जहाँ पे लगे बिल्कुल बोलना, नहीं बोलोगे तो फिर कैसे इनहेंस होगा, ना ही मेरा इनहेंसमेंट होगा ना आपका होगा। तो गवर्नर राज्यसभा में जैसे होता है, तो उसी तरह विधानसभा में गवर्नर करते हैं। तो वहां पे ये देखना है कि वहां पे ये देखना है पंचायती राज से। मैं थोड़ा सा इस पे भूल रहा हूँ, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे एक बैग याद आ गया कि 1/6 स्कूल टीचर होते हैं, फिर उसके बाद 1/6 कहीं और से होते हैं। और ये क्वेश्चन एक जगह और मैंने यस देखा है, सर। 12 ऐसे करके। ये डाटा आप लोग जाके वहां पे देखना, ये सर काफी 1/3 होता है। important, जो भी होता है हम वन बाई परिसर सिक्स में होता है सर ये। होता होगा, मुझे जहां तक याद आ रहा है। 6 होता है लिंग्विस्टिक, इसमें से होता है मतलब नॉन सेकेंडरी होता है जो सेकेंडरी वन से। बाई सिक्स तो नॉमिनेट करते हैं जो राज्यपाल। भी होता है, मैं एग्जैक्टली नहीं है, मुझे जस्ट याद आया तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप जाके देखना। मुझे लगता है 1/6 भी होता है, 1/12 भी होता है, 1/3 भी होता होगा। सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे, है ना। तो ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये जाके देखना। वहां पे छूट गया था, इसीलिए मैं यहाँ पे याद आया तो मैं इसको बता दिया। यहाँ पे डिबेट नहीं करना है, बुक में जाके देखना है, ठीक है। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यस सर। है ना। यस तो सर। इसको जाके देखना है, ये छूट गया था वहां पे बताना, चलिए। और हाँ, एक चीज और यहाँ पे बताना था, जैसे अब उतना टाइम नहीं मिलता ना कि मैं सारी चीज पढ़ के आऊँ। तो एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि विधान ओरिजिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का तो प्रोसीजर है ही नहीं है स्टेट में। स्टेट असेंबली कुछ भी नहीं करती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, ऊपर में हमने देखा थोड़ा सा। लेकिन ओरिजिनरी बिल को विधानसभा रोक देती है एक बार में, 1 महीना, फिर उसके बाद कुछ मैं भूल रहा हूँ, आपका एग्जाम है तो आपको याद रखना होगा। 1 महीना, फिर 1 महीना प्लस 1 महीना प्लस ऐसे 2 महीने करके टोटल 3 महीने के लिए ओरिजिनरी बिल डिले कर सकती है। कोई बोलेगा माइक ऑन करके, पढ़े हैं कोई आप लोग इसमें से कोई ये फैक्ट? यस सर, 3 मंथ्स डिले। हाँ, और विधानसभा, राज्यसभा के जो के तरफ पे जो बॉडी है स्टेट में, विधानसभा ओरिजिनरी बिल को मैक्सिमम 3 महीने तक डिले कर सकती है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार भेजेगा रिकमेंडेशन के लिए तो 1 महीने के लिए होल्ड पे रख देगी, फिर दोबारा, फिर भी कुछ उधर से जवाब नहीं आया तो फिर 2 महीने के लिए, एक मैं भूल रहा हूँ, एक मान लेते हैं 1 महीने के लिए, फिर दोबारा विधान परिषद को बोला कि आप पास करो, नहीं पास करता है तो विधानसभा ये समझ लेगी कि जिस तरीके से भेजा गया था बिल, उस पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया विधान परिषद, एंड दैट विल बी एज्यूम पास्ड बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। और इसी तरह एक पॉइंट यहाँ पे मुझे अचानक याद आ गया तो मैं और एक और पॉइंट देता हूँ। यूनियन के केस में ये एक्सेप्शंस वगैरह हैं। यूनियन में राज्यसभा राज्यसभा 14 दिन के लिए डिले कर सकती है। नहीं, 14 दिन पे कोई जवाब नहीं दिया तो इट विल बी एज्यूम दैट राज्यसभा सेकेंडेड द बिल एंड इट विल बिकम एन एक्ट।
आफ्टर द साइनिंग बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि राज्यसभा अपना नोड यानी हाँ दे दिया। विधानसभा में क्या करना है कि ये भी डिलेइंग बॉडी है, ये भी डिलेइंग बॉडी है, हर्डीनेस जल्दबाजी को रोकने के लिए है। तो विधानसभा 3 महीने के लिए डिले कर सकती है, और नॉन सर वो लीगल 4 महीने है। 4 महीने है, ठीक है। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस लास्ट में 2 होगा, ठीक है। तो ये 4 महीने तक डिले कर सकती है मैक्सिमम, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, वो आप इसको देख लेना। चलिए, यहाँ पे हम लोगों ने 3 पॉइंट देखा, एक गवर्नर से रिलेटेड और ये रिकमेंड करती है। उसके बाद ये पॉइंट्स को आप लोग जाके देखना, या नहीं होगा तो मैं कल लिख कर भेज दूंगा। और ये एक राज्यसभा वाला, इससे कंपेयर करके देखना कि ये 4 महीने तक मैक्सिमम डिले कर सकती है। 3 महीने 4 महीना आई एम कंफ्यूज, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब आगे देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या फोकस करना है। जो की इंसाइट मिला हमें, वो मनी मिल से मिला। 3 बार आज पूछा जा चुका है लेजिस्लेटिव काउंसिल, 3 बार पूछा जा चुका है गवर्नर पावर, 2 बार पूछा जा चुका है। क्रिटिकल आर्टिकल इसमें क्या है कि 169 के थ्रू काउंसिल को एबोलिशन किया जा सकता है। 213 ऑर्डिनेंस पावर गवर्नर का, 123 प्रेसिडेंट का गवर्नर पावर, आर्टिकल 200 में बिल को रिजर्व किया जा सकता है। तो ये 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। और ये क्रिटिकल है, आप भी 2 दिन नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे, इसको थोड़ा सा रेडीमेड बना के रख लेने का। चलिए आगे। मनी बिल, स्टेट फीचर्स और पार्लियामेंट काउंटर पार्ट्स, एक तरफ स्टेट दूसरी तरफ पार्लियामेंट। मनी बिल सर्टिफिकेशन, स्पीकर का डिसीजन होता है, जैसा सेंटर में होता है वैसा ही स्टेट में। स्पीकर्स डिसीजन विल बी द फाइनल, वो सर्टिफिकेट देगी कि हाँ जो मैटर उठाया जा रहा है वो मनी बिल है कि नहीं। जैसे आधार का बिल आया था, वो मनी बिल में नहीं थी, लेकिन उसको पास करवाना था गवर्नमेंट को, तो स्पीकर ने उसको मनी बिल की सर्टिफिकेट दे दिया, तो वो राज्यसभा का पावर वहां पे टोटल खत्म हो गया, कि उस समय गवर्नमेंट राज्यसभा में मतलब मेजोरिटी में नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा वो आधार बिल को 14 दिन तक ही वो डिले कर पाई। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर और प्रेसिडेंट का सेम है, प्रेसिडेंट का 123, गवर्नर का 213, ठीक है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट इम्पैक्ट, 104th अमेंडमेंट 2020, क्या हम लोग पढ़े वो देख ही लिए। एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, जो नॉमिनेट किए जाते थे। एंटी डिफेक्शन लो, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन सब जगह है, यूनियन में भी एप्लीकेशन हो रहा है इसका, स्टेट में भी एप्लीकेशन हो रहा है। और 91st अमेंडमेंट 2003 जो हम लोगों ने देखा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। 15% का लॉक लगा दिया गया है। लॉक इसलिए लगाया गया है, इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि 3 पार्टियां मिल जाती थी और कॉलिशन कर लेती थी और तीनों जीत के आती थी, तो वो सोचते थे कि जैसे नहीं देखते हो, सीएम भी है डिप्टी सीएम भी है, 2-2 डिप्टी सीएम बिहार में अभी कुछ सालों पहले थे। फिर उसके बाद कोई शिक्षा मंत्री में 2-2 हैं, मतलब हर तरह के मंत्री सेटिस्फाई करने के लिए, हर पार्टी के मेंबर को सेटिस्फाई करने के लिए, सीट ज्यादा करने के लिए 50-50 बना दिए, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी वो वेस्ट होता था। इसीलिए उस अमेंडमेंट के थ्रू 15% का कैप लगा दिया गया। की फैक्ट्स, मेन की फैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, ठीक है। कौन आर्टिकल 168 से 212 तक स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में डील करता है। याद नहीं करना, बस इतना याद होना कि 160 70 लगभग 212 210 तक। मोस्ट स्टेट हैव यूनिकैमरल स्टेट, ओनली 6 हैव बाइकैमरल, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है, ये याद होना चाहिए। बस यही है, जैसे मैं अभी रिवीजन में नहीं हूँ तो मैं चीजें भूल रहा हूँ। तो इसी तरह अगर आपका रिवीजन नहीं रहेगा तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैं कंफ्यूज, 10 की जगह 15 की जगह 10 लिख रहा था, 2003 की जगह 2001 लिख रहा था, तो ये कैसे मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन। तो रिवीजन नहीं रहेगा तो एग्जाम में आता हुआ चीजें गलत कर बैठेंगे, ठीक है। तो रिवीजन का यही है कि 100% सिक्योरिटी वाले क्वेश्चन इनहेंस हो जाएगा। चलिए आगे, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद, डायरेक्टली इलेक्टेड 500 मैक्सिमम है, लेकिन ये हर जगह नहीं है। 5 मैक्स मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि मैक्सिमम 500 हो सकता है और मिनिमम 60 हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, 1-2 स्टेट में। 5 years
लेकिन उससे पहले भी डिजोल्व करा जा सकता है। तो दो चीज इसके बारे में याद रखना है, विधानसभा के बारे में और विधान परिषद के बारे में, कि परमानेंट हाउस का वन थर्ड एरिया रिटायरमेंट से परमानेंट हाउस है, डिजोल्व नहीं होता है, जो राज्यसभा में हम लोग ने पढ़ा है, और वन थर्ड एवरी 2 years रिटायर होता है। ठीक है। और मेंबर्स इलेक्टेड थ्रू वेरियस कॉन्स्टिट्यूंसी, और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको इलेक्ट किया जाता है। जैसे राज्यसभा में स्टेट का जितना भी पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, उसी हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी से उठा के विधान परिषद में ले जाके बैठा दिया जाता है। स्पेशल पावर्स, मनी बिल कैन ओरिजिनेट ओनली इन असेंबली। लोकसभा लोकसभा में भी यही देखे, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हुए देखेंगे। लोकसभा में भी मनी बिल ओरिजिनेट होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। यहाँ पे असेंबली यानी विधानसभा में ओरिजिनेट होगा, विधान परिषद में नहीं होगा। दोनों जो अपर हाउस है वो 14 दिन तक ही डिले कर सकती है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट असेंबलीज विल प्रिवेल। हो सकता है स्टेटमेंट में पूछ दे कि ज्वाइंट सिटिंग हो, कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है। गवर्नर्स रोल क्या है कि नॉमिनेट वन एंग्लो इंडियन इफ अंडर रिप्रेजेंटेड, लेकिन ये 104th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको हटा दिया गया है। कैन रिजर्व बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, हाँ कर सकता है। अपॉइंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। देखो यही चीज वहाँ पे हम बता रहे थे, ये मुझे याद नहीं आया था। 1/6 फ्रॉम द फील्ड लाइक आर्ट साइंसेज इन डीटीसी। तो यहाँ पे एक फैक्ट है, वहाँ पे जाके बुक में आप सारा फैक्ट्स देख लेना। 1+6 यहाँ से, 1+3 और ऐसे 1+6 ऐसे सबको ऐड करोगे तो एलसीएम नीचे आ जाएगा और ऊपर नीचे काट कर 1 आ जाएगा, यानी 100%। लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ऑर्डिनरी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस। ऑर्डिनरी बिल से कोई लेना देना नहीं है, दोनों हाउस में, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, और इधर विधानसभा और विधान परिषद में। ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ना है। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो प्रेसिडेंट पढ़ते थे तो डायरेक्ट गवर्नर आगे पढ़ते थे, फिर वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, फिर वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, फिर गवर्नर यहाँ पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर पढ़ा, तो फिर यहाँ पे आके चीफ मिनिस्टर पढ़ा, फिर वहां पे लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट पढ़ा, फिर उसके जस्ट बाद स्टेट लेजिस्लेचर देखा। ठीक है। ऐसे करके कंपैरिजन करके पढ़ना है, तो दोनों का क्लैरिटी और क्लियर हो जाएगा। तो ओरिजिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस एक्सेप्ट मनी बिल, ये देख चुके हैं कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा और विधान सभा में। डेडलॉक रिजॉल्व थ्रू ज्वाइंट सीटिंग ओनली फॉर यूनिकैमरल स्टेट। डेडलॉक रिजॉल्व थ्रू ज्वाइंट सीटिंग, ये फैक्ट थोड़ा सा गलत लग रहा है। डेडलॉक रिजॉल्व थ्रू ज्वाइंट सीटिंग ओनली फॉर यूनिकैमरल, इसको हटाइए थोड़ा सा, ये मुझे यहाँ पे गलत लग रहा है कि कुछ वर्ड इसमें से मिस है, इसको छोड़िए, क्योंकि ज्वाइंट सीटिंग हो नहीं सकता है। चलिए, स्पेशल स्टेटमेंट नहीं मैजिस्ट्रेट, होता ना सर, जॉइंट सिटिंग। हाँ स्टेटमेंट गलत है, कुछ वर्ड वहां से मिसिंग है, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है। फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अफेक्टिंग स्टेट, आर्टिकल 368 में मेंशन होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है। बाकी नॉर्मल अमेंडमेंट्स नहीं होंगे। और क्रिएशन बनाने के लिए और एबोलिशन हटाने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को आर्टिकल 169 में मेंशन है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना और उसको फिर हटा देना। तो हटाना, बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन हटाना काफी प्रॉब्लमेटिक है। वो चीज कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 169 में। ठीक है। कमेटी सिस्टम के बारे में, सिमिलर टू पार्लियामेंट, यहाँ पे भी पैक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट्स कमेटी, स्टेट में भी है। और इस क्या करती है? स्क्रूटिनाइज स्टेट गवर्नमेंट फंक्शनिंग, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग उसको स्क्रूटिनाइज करती है, ऑडिट करती है, और जो मिनिस्टर होते हैं स्टेट मिनिस्टर उनको असिस्ट भी करती है। एंटी डिफेक्शन लॉ तो बार बार आके यहाँ पे हमें याद ही हो गया है, एप्लीकेबल टू स्टेट लेजिस्लेटर के साथ भी एप्लीकेबल होती है, स्टेट में भी। और डिस्क्वालिफिकेशन बाय द स्पीकर और चेयरमैन, ठीक है। और जो स्पीकर का वहाँ पे काम होता है, यहाँ पे भी सिमिलर स्टेट में भी वैसा ही उसको पावर दिया गया है, स्पीकर इन विधानसभा एंड चेयरमैन इन विधान परिषद। क्या क्या प्रिविलेजेस हैं? सिमिलर टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के थ्रू ही स्टेट चल रहा है स्पेसिफिक, सिमिलर टू पार्लियामेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इम्यूनिटी फॉर वोट्स, सिविल केसेस चल रहा है, और फिर सेशन चल रहा है तो उसको इम्यूनिटी दी जाएगी जब तक सेशन चल रहा है। ही कैन नॉट अपेयर बिफोर द कोर्ट,
कोर्ट में भी अपेयरेंस होने से उनको छूट मिलती है। और ये कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट लाइक पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अगर पार्लियामेंट के बारे में कुछ बोलूँ तो पार्लियामेंट एज ए लेजिस्लेटिव या जुडिशियल बॉडी भी काम करती है, ये मेंशन है, आप देखना उसको अच्छे से बुक में। उसी तरह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जुडिशियल पावर उसको है। अगर कुछ उसको लग रहा है कि कुछ न्यूज़पेपर में गलत छाप दिया गया है तो वो जुडिशियल एक्ट के थ्रू न्यूज़पेपर पब्लिकेशन को पनिश भी कर सकती है। किसी जर्नलिस्ट को या किसी आम आदमी को बोल दिया, वीडियो वायरल हो गया, तो जुडिशियल एक्ट तो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश भी कर सकती है लाइक पार्लियामेंट। दोनों को ये पावर है। ठीक है, रिसेंट इशू क्या चल रहा है, कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग स्पीकर से इम्पार्शलिटी। तो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि ये पार्लियामेंट में भी इम्पार्शलिटी नहीं है, वो अपने जो रूलिंग गवर्नमेंट जो उनको अपॉइंट करती है। यूएसए में क्या होता है और ब्रिटेन में क्या होता है, मतलब अगेन आई एम कंफ्यूज, लैक ऑफ रिवीजन। तो लेकिन दोनों में से किसी एक जगह ऐसा होता है कि जब स्पीकर को अपॉइंट करा जाता है तो स्पीकर अपने पार्टी के सदस्यता से ही त्याग पत्र दे देता है, सो दैट ही और सी कैन एक्ट इम्पार्शियली। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, वो अपने पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र नहीं देता है, तो डेफिनेटली टिल तो उधर ही रहेगा, एक तरफ झुका हुआ रहेगा। तो कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग स्पीकर इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशन एक्ट, वाई इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, डायरेक्ट क्वेश्चन इन प्रीलिम्स कंपोजिशन एंड पावर से क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है। रेलिवेंस फॉर मेंस जीएस2 फेडरलिज्म एंड गवर्नेंस इशू से रिलेटेड है। लिंकेज विद करंट अफेयर, ऑर्डिनेंस पावर मिसयूज हमेशा हो रहा है, और डिफेक्शन केसेस, हॉर्स ट्रेडिंग, एमएलए का बाइंग खरीदिंग, यही सब चल रहा है, सेलिंग वगैरह। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा मतलब फैक्चुअली इन नेचर है, इसको अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो 2 दिन में 3 दिन में भूल जाएंगे। लेकिन इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा, जैसे पार्लियामेंट पढ़ा तो डायरेक्ट हम इसको लेके आए, आप ऐसा करोगे कि इस पढ़ने का तरीका, और फिर 2 दिन भूल जाओगे तो फिर मेमोरी थोड़ी सी वैग होती जाएगी और भूलते चले जाओगे। पार्लियामेंट इधर हो गया और इधर स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट वाला बस इतना ही लिखते हैं। पार्लियामेंट पढ़ो, स्टेट पढ़ो, दोनों को कंपेयर करो, बेस्ट चीज है। ठीक है, फिर उस तरह आप प्रेसिडेंट वहां पढ़े, प्रेसिडेंट का रिवीजन करें, डायरेक्ट यहाँ पे आके गवर्नर का रिवाइज करिए। ठीक है, उधर सीएम, उधर प्राइम मिनिस्टर पढ़े, यहाँ पे डायरेक्ट सीएम आके पढ़ो। ठीक है, उधर सुप्रीम कोर्ट पढ़, जुडिशरी पढ़े यहाँ पे, इधर जुडिशरी का एक अलग चैप्टर है, डायरेक्ट यहाँ पे आके सुप्रीम कोर्ट एंड सबोर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ लो। ऐसे बहुत सारे चैप्टर है, मुझे याद नहीं आ पा रही है अभी। तो ऐसे करके कंपेरिजन करके पढ़ना है, जैसे हम लोगों ने आज कंपेरिजन करके पढ़ा। ठीक है, चलते हैं अगले। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है। और बताइए, कुछ वैल्यू एडिशन वगैरह आप लोग करना चाहते हैं? हम्म। सर जो विधान परिषद है वो परमानेंट थोड़ी होता है। परमानेंट नहीं होता है, लेकिन आप जब तक एबोलिशन नहीं करोगे तब तक वो एबोलिशन नहीं होगा। राज्यसभा को एबोलिश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा को कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है। ठीक है, नहीं सर, राज्यसभा तो ठीक है, वो सेंट्रल वाला है, लेकिन जो स्टेट वाला है वो थोड़ी, जैसे हम्म, तमिलनाडु पहले था, तमिलनाडु का विधान परिषद, फिर बाद में हाँ उसने हटा दिया था उसको। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपने मुझे बीच में टोक दिया। राज्यसभा को कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है तो वो परमानेंट बॉडी बना के चली गई है। लेकिन स्टेट को ये लिबर्टी दी है कि आप बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। तो जब कोई बना सकता है तो उसको बिगाड़ भी सकता है। ठीक है, तो जो बना जी के रखना चाहते हैं रखते हैं, और जो नहीं बनाना चाहते नहीं। तो वेस्ट बंगाल अभी बहुत सालों से चल रहा है न्यूज में कि वो बनाना चाह रही है। इसलिए बनाना चाह रही है क्योंकि आप जब पढ़ोगे ना, मतलब बैकग्राउंड, इसीलिए बोलते हैं स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के लिए। 2 मिनट का बैकग्राउंड है, इससे क्या क्या फायदा होता है। सबसे पहले फायदा ये होता है कि अगर चीफ मिनिस्टर रूलिंग पार्टी में है और वो अगले इलेक्शन में हार गया या इलेक्ट ही नहीं हो पाया, तो वो गवर्नर से रिकमेंडेशन, जो 1/6 1/3 जो मैंने बताया, 1/6 1/3 डिस्टिंग्विश, जैसे हम तो वो वहां से आ जाएंगे विधान परिषद में। फिर विधान परिषद से भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। जो इंदिरा गांधी बनी थी वो राज्यसभा से ही आई थी पीएम। फिर विद इन 6 मंथ वो किसी भी असेंबली
किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो इलेक्शन लड़ेंगे और फिर सीएम के पोस्ट हासिल कर लेंगे, या बहुत सारे जो नजदीक के कीथ एंड किन्स होते हैं फिर उनको वो रूट हो जाता है। ठीक है। जैसे राज्यसभा में बहुत सारे ऐसे एमपीज हैं जो सारे एमपीज के फैसिलिटीज मिल रही है, उनको जेट सिक्योरिटी सारी चीज मिल रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इधर उधर से, जैसे आपने अभी रिकॉर्ड हो रहा है सेशन यूट्यूब पे भी हुआ तो कुछ एग्जांपल हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि राज्यसभा में बहुत सारे लोगों को लाया जा रहा है, ठीक है, नॉमिनेट करके। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट में, आर्ट आर्ट में अगर माहिर है तो वहां से फील्ड से उठा के लाया जा रहा है। तो जो जो समझ रहे हो बात क्या कहना चाह रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है उनको फायदा होता है। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यस सर। यस सर। है ना। तो वो क्या होता है, सेफ्टी वल्व के रूप में काम करता है। तो जो बड़े बड़े स्टेट में होते हैं तो वो लोग ले आते हैं, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, कोई डिप्टी वहाँ पे सचिव है तो मुख्य सचिव है, तो ऊपर नीचे जितनी भी पार्टी हायरार्की है तो सबको तो नहीं लाया जा सकता विधान असेंबली में, तो उसको काउंसिल में लाके सेटिस्फाई किया जाता है। तो ये अपने ऊपर है, राज्यसभा को कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है और पार्लियामेंट तीन पार्ट से बना हुआ, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो दैट कैन नॉट बी एबॉलिश्ड। लेकिन स्टेट में जब बना सकते हैं हम तो बिगाड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। और प्लस ये डीलेइंग बॉडी के रूप में कार्य करती है, जैसे 4 महीना, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं जो बोले हैं, 4 महीना मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, वो भी उतने कॉन्फिडेंटली नहीं बोले हैं, तो मान के चलते हैं 3 महीने तक डिले करती है। तो वो स्पीडी स्पीडी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट नहीं होने देती है, समझ रहे हो। तो जो अच्छे स्टेट हैं वो मतलब बाइकैमरलिज्म की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। जो बड़े स्टेट हैं तो वही पार्टी सेटिस्फेक्शन वगैरह, तो ये सब जब पढ़ोगे पूरा बुक स्टोरी वगैरह ना, तो वहाँ पे ये सारी चीजें समझाई जाती है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। काफी आसान है, 36 से 51 पार्ट 4। ये 36 से लेके 51 तक याद होना चाहिए। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल को फोकस करना है, अगर सब याद नहीं हो पा रहा है तो। अगला है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अभी ये रिसेंट न्यूज में रहा है, और उत्तराखंड में भी इसको लाया गया है, और भी एक स्टेट में लाया गया है। तो ये न्यूज में रहा है, करंट अफेयर मैगजीन में पढ़ रहे हो तो इस पे थोड़ा सा उत्तराखंड में emphasize। सर। हाँ। तो अगला है विच डायरेक्टिव, डीपीएसपी ही पढ़ रहे हैं तो सारा डीपीएसपी से ही रिलेटेड होगा। विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रमोट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 40 हमें पता है कि पंचायती राज लेटर ऑन इट वाज रियलाइज्ड, ये तो नॉन इन्फोर्सिबल है। ठीक है, नन मतलब इसको नॉन जस्टिसेबल बोलते हैं, लेकिन 73rd अमेंडमेंट के थ्रू इसको जस्टिसेबल बना दिया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अलग पार्ट बनाया, अलग शेड्यूल बनाया और इसमें आधिकारिक दे दिया गया। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 39D। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड है। जब भी आपको ऐसा दिखे 9D, 39B ऐसे दिखे, या 323A या B, तो समझ लीजिए ये अमेंडमेंट से जुड़ा हो। तो कभी आप स्टेटमेंट में ऐसा आर्टिकल देखे तो वहां पे थोड़ा सा क्लू मिल सकता है कि ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। तो डेफिनेटली वहां पे कुछ आपको क्लू मिल जाएगा, अगर इतना पता है कि अगर ये आर्टिकल 48A लिखा हुआ है यानी ये बाद में ऐड हुआ है, एक 48 पहले से था, 48 में ही ए में बाद से। जैसे आर्टिकल 21 ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, 21A में क्या जोड़ दिया गया, तो ये अमेंडमेंट से जोड़ा गया। तो इतना कभी पता हो तो कभी ये स्टेटमेंट में आपको क्लू मिल जाए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हिंट्स मिल जाएगा कि ये अमेंडमेंट के थ्रू आया हो, तो आप वहां पे थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिलेट्स टू द प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री से क्या रिलेटेड है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 43, लिविंग वेजेस कॉटन इंडस्ट्रीज। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल
डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं आर्टिकल 49, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 49 है, इसको याद रखिए। और सिंपली ये सब ना चीजें मेंस में भी यूज कर सकते हैं। मान लो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया, डायरेक्ट स्टार्ट कर दिए 49, आर्टिकल 49 से। आर्टिकल 49 से स्टार्ट करोगे, मैं एग्जामिनर रहूंगा, 0.25 या 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा दूंगा, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हें पता भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो साथ में ये भी लेके चलना है कि मेंस में भी काम आएगा, ये सब आर्टिकल याद रहेगा। तो विच डीपीएसपी वॉज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976? तो आर्टिकल 39A यहाँ पे एडेड है, यानी 39 ऑलरेडी पहले से था, फ्री लीगल एड, एंड आर्टिकल 48 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से। 39 पहले था ही हमारे पास, उसमें ए, यानी ये अमेंडमेंट के थ्रू आया। 48 था ही, इसमें ए जोड़ दिया गया यहाँ पे, यानी ये अमेंडमेंट से आया। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। कहीं ऐसे लिख रहे हो मेंस में, मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हो, कंक्लूजन लिखना है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बताना है कि इवन आवर कॉन्स्टिट्यूशन recognizes the sustainability of the earth, and article 48 says this and that। याद रहेगा तभी तो कोट कर पाओगे। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, किस लिए है? चेक्स एंड बैलेंसेस और 50-50, ये कल मैंने जिक्र करा था, जुडिशियल इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। विच डीपीएसपी इज द बेसिस ऑफ द मनरेगा? हमें पता ही है, राइट टू वर्क और पब्लिक असिस्टेंस, आर्टिकल 41। ठीक है, इसको निमोनिक से भी जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तो इसको निमोनिक से भी याद करते थे। 41 है, यानी एक कमाने वाला चार खाने वाला। हमारे की तरफ ये कहावत है कि घर में एक कमाता है और चार बैठ के खाते हैं, यानी राइट टू वर्क, यानी ये वर्क से रिलेटेड है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 से है, यानी 4 इक्वल हो गया, ठीक है। आर्टिकल 48A इन्वायरमेंटल से है, यानी जब अर्थ बना था तो सही, मतलब छोटा था, अभी इतना इसको बांटा जा रहा है कि ये 8 बड़ा हो जा रहा है, इसका दुगुना, मतलब एक अर्थ एक साल में जितना रिसोर्स जनरेट करता है, अब 2 अर्थ चाहिए, यानी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8, ऐसे करके निमोनिक कुछ भी लगाओ, कुछ भी लॉजिक लगाओ, याद होना चाहिए एग्जाम में, कंफ्यूज नहीं होना। अदरवाइज 100% मार्क्स की जो सियोरिटी वाले क्वेश्चन है ना, वो रिड्यूस होने लगेंगे, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, अगेन ये गांधीज्म वाला से रिलेटेड है। 47 इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक एंड प्रोविजन। जैसे मान लो लोग बोलते थे ना कि दो पैर पे चल, मतलब दो पैर की सवारी है, 11 नंबर, हम लोग बचपन में बोलते थे कैसे जाना, तो 11 नंबर की सवारी से, यानी पैदल जाना है। ठीक है, तो 4+7 को ऐड करेंगे तो 11 होगा। और इंटॉक्सिकेट, अगर मान लो कोई ड्रिंक कर लिया तो उसका पैर लड़खड़ा के चलता है ना, तो ऐसे 47 यहाँ पे इनडायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। ऐसे मतलब हमने लॉजिक लगा के याद रखा था कि ऐसे, तो ऐसे करके बैठ के थोड़ा 10-15 मिनट दे के 36 से 51 याद होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जगह फायदा होगा, ऐसे जनरल लाइफ में भी फायदा होगा, प्लस प्रीलिम्स में फायदा होगा, फिर उसके बाद मेंस में फायदा होगा, फिर इंटरव्यू में भी कहीं क्वेश्चन है घूम फिर के आ गया इस पे बात, तो आर्टिकल 47 कोड कर दो। 48 अगर इन्वायरमेंट से बात हो रही है तो 48 कोड कोड कर दो। राइट टू एक्ट से बात हो रही है तो 41 मन रहेगा। ये सब कुछ जितना यूज कर, जितना मतलब प्रोफेशनल लैंग्वेज रखोगे, उतना ज्यादा लिखने में भी मजा आएगा और इंटरव्यू फेयर होने में भी मार्क्स अच्छे मिलेंगे। चलिए, विच डीपीएसपी इज इंस्पायर्ड बाय द गांधीयन प्रिंसिपल? तो ये बताइए। 40, 43, 43B, 46, ये मतलब अभी नहीं लिखा हुआ था तो समझ में नहीं आएगा, ये जाके देखना। ये सारे गांधीयन यानी सोशलिस्ट फिलोसफिकल बेसिस पे आधारित है। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 45 है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, which DPSP directs the state to secure a living wage for workers? ठीक है, आर्टिकल 43, फेयर वेजेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, तो 43 है सिक्योर लिविंग वेज। यहाँ पे लक्ष्मीकांत का ऑलरेडी मुझे वो याद आ रहा है कि लास्ट में वो बताया है लिविंग वेज। लिविंग लिविंग वेज काफी ब्रॉडर टर्म होता है। लिविंग वेज मतलब ऐसा नहीं कि 4 रुपया, मुझे दिल्ली में रहने के लिए 4 रुपए की जरूरत होती है और मेरी सैलरी 4 रुपए है, तो ये काफी मतलब डिवास्टेटिंग सिनारियो है। अगर 4 रुपए दिल्ली में रहने का कॉस्ट है और मेरी सैलरी 8 रुपया है, तब ये मेरे लिए अच्छा सिनारियो है, 4 रुपए की मैं बचत भी कर लेता हूँ। लिविंग वेज मतलब डिग्निटी वाला। ठीक है, ये लक्ष्मीकांत के जो साइड में रेफरेंस होता है वहां पे समझाया गया, मुझे याद आ रहा है एग्जैक्टली।
की ऑब्जर्वेशन एंड की टेक अवेज हमें क्या क्या मिला है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी रिसेंटली न्यूज में है, तो काफी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। आर्टिकल 39 हम लोगों ने देख चुके हैं। आर्टिकल 39 बी एंड सी, इसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पे। अब बताइए, जैसे मैं रिवीजन में नहीं हूँ तो मुझे अब कंफ्यूजन हो रहा है, आप ही बताइए ऑन करके कि ये कौन से केस में है। मुझे दो तीन केस में कंफ्यूजन हो रहा है, आप थोड़ा सा बताइए, हेल्प करिए हमें। आर्टिकल 39 और 39 क्लॉज बी एंड सी, आर्टिकल 14 के ऊपर इसको रख दिया गया, कौन से केस में बताइए, मैं कॉल करके। सर 43 पर डी, हम्म, 297 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। 2011, किसी को नहीं पता है कौन से केस में आर्टिकल 39 बी, एक होता है कि एक 39 बी ये बोलता है, रफली स्पीकिंग 39 कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन जमा को, और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और 39 सी बोलता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज है इक्वल जस्टिस एंड फ्री, नहीं ये बोलता है। हुसैन आरा कुछ ऐसे ही था। नहीं नहीं, सब कहानी खत्म है आप लोग का। कोई किसी को नहीं मालूम है 39 क्लॉज बी एंड क्लॉज सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 बार तो लक्ष्मीकांत में मेंशन है। हम्म, सर आर्टिकल 14 होगा ना। सर इसमें ना गरीबी के बारे में दे रखा है ज्यादा मोस्टली। आर्टिकल निशुल्क 30, विधिक सहायता। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि आर्टिकल 39 और बी एन सी, आर्टिकल 39 यानी 36 से 51 के बीच में है, फॉल्स अंडर द बिटवीन द 36 एंड 51, तो ये डीपीएसपी है। एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये डीपीएसपी की बात कर रहा है, ये नॉन इन्फोर्सेबल है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कौन से ऐसे केस में, और ये फंडामेंटल राइट्स है, यानी इससे बड़ा ये है ना, ये फंडामेंटल राइट्स है, कुछ भी होगा आर्टिकल 32 इस्तेमाल करके हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और आई गेट माई राइट एड्रेस्ड। तो आर्टिकल 14 ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन से केस में, मिनरवा मिल, थोड़ा सा नजदीक है, हमें लगता सायरा है कि बानो। नहीं नहीं, सर एक बोम्बई गोपालन, बांध। गोपालन हमें लग रहा है, एक गोपालन, आप इसको जाके फिर से पढ़िएगा, आर्टिकल 39 इन डीसी। ये एक गोपालन से स्टार्ट होता है। गोपालन कौन थे, ही वॉज ए फ्यूडे, मतलब ही वॉज ए जमींदार, ठीक है। तो अ, जमींदार थे, और जो लैंड रिफॉर्म चल रहा था, तो पार्लियामेंट ने ये आर्गुमेंट दिया था, ये दो आर्टिकल, ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके जाइए तो वहां पे ज्यादा समझ में आएगा। आर्टिकल 30 बी इज रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी हम पैसे जमा कर रहे हैं, ठीक है, पैसे खूब सारे कमा रहे हैं, जमा कर रहे हैं, 1,000 एकड़ लैंड है, बहुत स्टेट में प्रॉपर्टीज है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। और 39 सी ये बोल रहा है, 39 सी बोल रहा है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी ये बी है, यानी बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, यानी पार्लियामेंट ये जोड़ी थी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी सबको मतलब थोड़ा बहुत सबको मिल जाए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। और यहीं से कहानी स्टार्ट होती है, फाइट स्टार्ट होती है। और जो एक ही गोपालन थे, मतलब आई मे बी रॉन्ग, बट ओवरऑल कहानी सुन लो तो वहां पे समझ में आएगा। मान लेते हैं एक ही गोपालन, बट आई एम कंफ्यूज, लेकिन मान लेते हैं एक ही गोपालन, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे डायरेक्ट कर रहा है कि एक ही गोपालन का केस था, वो जमींदार थे, लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट हो रहा था, और आर्टिकल 39, सॉरी आर्टिकल 19 बी में, अब एफ या था या जी थे, अगेन आई एम नॉट इन रिवीजन, तो मैं कंफ्यूज, इसी तरह एग्जाम में रिवीजन नहीं रहने से कंफ्यूजन पैदा होगी, ठीक है। और हमें टाइम भी नहीं मिला कि थोड़ा सा हम इसको गो थ्रू कर लें, तो मान लेते हैं एफ या जी, जो प्रॉपर्टी वाला हटा के आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया था। तो जब ये डाल दिया गया था तो फंडामेंटल राइट से हट गया, तो अब मेरी प्रॉपर्टी पे सरकार अटैक कर सकती थी, मेरे लैंड को छीन करके, जो जिनके पास लैंड नहीं था उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी। तो मैं एक एक गोपालन, मैं कोर्ट में गया और फाइट करा कि मेरा जो फंडामेंटल राइट्स है उसी को छीन लिया जा रहा है।
तो शुरू में सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीमेसी देती थी, और यहाँ तक ये बोल दिया गया था कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल, अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। लेटर ऑन वो बोला कि अमेंडमेंट किया जा सकता है विथ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है। तो फिर वहां पे पार्लियामेंट क्या करती है कि आर्टिकल 39 बी लेके आती है और सी लेके आती है, और सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश कर सकती है कि ये जो केस है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, मैंने 1,000 एकड़ लैंड लेके रखा है, फिर वो जो जमींदार मेरे हो सकते, मेरे दादा जमींदार थे उस समय कॉर्नवालिस के समय, तो उसी समय से हमारे पास चला आया जमीन। और 39 सी अमेंड करके बोलती है कि हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। तो उस बेसिस पे हम इसको हटा के आर्टिकल 300A में लीगल राइट्स बना दिए, फंडामेंटल राइट से हटा के, क्योंकि 19 तो फंडामेंटल राइट्स है ना, तो हटा के कर दिया गया। तो फिर उसके बाद बहुत सारा केसेस चलता है, फिर एक एक गोपाल शंकरी प्रसाद से स्टार्ट होता है, फिर एक एक गोपालन चलता है, फिर मिनरवा मिल आता है, फिर लास्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट मान लेती है कि वेरेवर आर्टिकल 39 बी एंड सी कम्स, जहां पे भी आर्टिकल 39 बी और सी क्वेश्चन में आएगा, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वहां पे आर्टिकल 14 गोज अवे, इक्वालिटी वहां पे खत्म हो जाती है। तो ये बहुत बार लक्ष्मीकांत में आया, आप लोगों को नहीं पता है तो कुछ भी पता नहीं है। ठीक है। तो आर्टिकल 39 एंड बी एंड सी काफी इंपॉर्टेंट है, ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकता है, और ये इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करता है। अब ये पता नहीं है तो पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ बेकार है। ठीक है। नहीं तो तो लास्ट वाला लाइन जब पता ये है। आता है, तो आर्टिकल 14 गोज चला जाता है। उस समय अब इक्वालिटी की बात नहीं होगी कि उसके साथ क्यों नहीं ऐसा व्यवहार किया जा रहा, मेरे साथ क्यों व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि मेरे पास 1,000 एकड़ लैंड है, या मान लेते 1,000 बहुत ज्यादा हो गया, 100 एकड़ लैंड है, और मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास 1 एकड़ भी लैंड है, तो मेरे पास क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हुआ, वेल्थ का इकट्ठा है मेरे पास, फिर उसके बाद उसको इक्विटेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारा क्या है, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव है, उस समय नेहरू सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के थे, तो सोशलिस्टिक पैटर्न पे चल रहा था। तो ये बेसिक याद रखिएगा तो चीजें। और कौन क्या बोल रहा था तो थोड़ा समझने में आसानी हो, बोलिए। ए के गोपालन, शंकरी प्रसाद, ये लोग कौन थे, ये लोग जमींदार थे, और ये लोग आके सुप्रीम कोर्ट में फाइट कर रहे थे कि उनके लैंड को लिया जा रहा था, जो लैंड रिफॉर्म चला था। ठीक है। तो हाँ, तो फिर इसमें 1 मिनट का 10 सेकंड का और कहानी ये है कि, तो इसमें क्या हुआ कि लैंड रिफॉर्म चल रहा था, जब लैंड रिफॉर्म पढ़ोगे आप लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस में, तो लैंड रिफॉर्म चल रहा था, तो शंकरी प्रसाद, ए के गोपालन जाके जुडिशरी में केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में चली गई तो वो एक्ट रुक गया, क्योंकि अब वो सब जुडाइस हो गया, जुडिशियरी के अंदर चला गया, तो अब उस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता। उसी दौरान हिबा और सहरीन और जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हमें देखें कि हम केस में, मतलब सुप्रीम कोर्ट और सब जुडाइस हो गया, इनके पास भी 200-200 एकड़, 500-500 एकड़ जमीन थी। तो अब ये क्या करे, चाचा के नाम पे ट्रांसफर कर दिए, मामा के नाम पे ट्रांसफर कर दिए, उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिए, फैमिली में ट्रांसफर कर दिए, और जो फर्टाइल लैंड था वो अपने पास रख लिए, जो बैरन लैंड था वो इधर उधर दे दिए। तो हमारा जो लैंड रिफॉर्म है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, जैसे वेस्ट बंगाल में अच्छे से हुआ, क्योंकि वहां पे सोशलिस्टिक पैटर्न थी, लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट थी। केरला में लैंड रिफॉर्म अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि वहां पे भी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग थे, लेकिन जो नॉर्थ और सेंटर में था वहां पे नहीं हो पाया, क्योंकि मैटर सब जुडाइस हो गया। तो उस समय लोगों को टाइम मिल गया, तो चाचा को दे दो, चाचा के नाना को दे दो, पापा को दे दो, इधर उधर दे दो, सबको दे दो, जो खेत में काम कर रहा है उससे एग्रीमेंट कर लिए कि 5 एकड़ दे रहे हैं, तुम 10 साल तक मेरे मेरे खेत में फ्री में काम करना। तो ऐसे करके ये जो पूरा मोटिव ही है, गवर्नमेंट इंटेंशन वाज राइट टू ब्रिंग द लैंड रिफॉर्म्स एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द इक्विटेबल रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटेबल रिसोर्सेज अंडर आर्टिकल 39 क्लॉज सी, लेकिन वो नहीं हो पाया, मैटर सब जुडाइज के कारण। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट भी नई नई थी, धीरे धीरे इवॉल्व होती गई, और सुप्रीम कोर्ट सेल्फ रेक्टिफाइंग बॉडी है, वो खुद से अपने जजमेंट को सुधार करती है और रेक्टिफाई करती है। तो धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट को भी पता चला, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि आर्टिकल 39 इन बी, डिस्पाइट बीइंग द डीपीएसपी एंड नॉन इन्फोर्सेबल इन नेचर, वेरेवर आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड सी कम्स, आर्टिकल 14 गोज अवे, चला जाता है। तो आर्टिकल, अगर स्टेटमेंट में एग्जाम में आया कि आर्टिकल 39 बी क्लॉज बी एंड क्लॉज सी हैव सुप्रीमेसी टू फंडामेंटल राइट्स, देन दैट स्टेटमेंट विल बी द राइट वन। चलिए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो पता होना चाहिए था, यानी आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे। चलिए, आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट है, जो पंचायती राज, आर्टिकल 40 पंचायती राज से रिलेटेड है, लेटर इन थ्रू 73rd अमेंडमेंट
आर्टिकल 45 एजुकेशन से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स। फिर ये 21 है, यानी ये अमेंडमेंट के थ्रू जुड़ा हुआ है। 42nd अमेंडमेंट 1976 और 39 ए फ्री लीगल एड, यानी कहीं पे अगर जुडिशियरी से ही क्वेश्चन आ गया और मेंस में लिखना है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस एंड ऑल, तो अगर आपको इतना याद होगा कि दाउ देयर हैव बीन द पेंडेंसी बट द गवर्नमेंट हैज टेकन ए नेसेसरी स्टेप एंड ब्रॉट अमेंडमेंट in Article 39 है, which is providing free legal aid to the poorest of the section of the society। तो ये एक लाइन वहाँ पे दो लाइन इनहेंस करिए, आपके आंसर को दूसरे के आंसर से अलग दिखने लगेगा। 1.5 मार्क्स तो कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे गेन करके चला जाएगा। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मेंस बट ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 48 है प्रोटेक्शन, बार बार ये आएगा, याद होते जाएगा। टीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स में क्या है, टीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस। नॉन जस्टिसेबल है लेकिन गवर्नेंस के लिए ये फंडामेंटल है, मतलब बुनियादी है। आर्टिकल 37 ये बोलता है। आर्टिकल 37 itself says, ये आर्टिकल 37 का लैंग्वेज है कि डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसेबल बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस। सम डीपीएसपीज लेटर बिकेम इन्फोर्सेबल राइट्स, जैसे राइट टू एजुकेशन, है ना। फिर मनरेगा वाला, एक कमाने वाला चार खाने वाला, आर्टिकल 41। स्कीम लिंक टू डीपीएसपी, जैसे मनरेगा आर्टिकल 41, राइट टू वर्क, मिड डे मील स्कीम 47, यानी न्यूट्रिशन वाला, वही 47 वाला न्यूट्रिशन। और इसी में ऐड करा था इंटॉक्सिकेटिंग वगैरह भी है। इंजीनियरिंग सर्विस में देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। की टेक अवेज में डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। आर्टिकल 43, स्टेट्स एंड प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज फॉर द रूरल डेवलपमेंट। आर्टिकल 48 किससे है, अगेन यहाँ पे ए है, यानी अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, 42nd अमेंडमेंट 1976। आर्टिकल 15 श्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस डायरेक्टली। 50-50 सेपरेशन ऑफ पावर, आर्टिकल 50 इज रिलेटेड टू सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है। आर्टिकल 44 यूनिवर्सल सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 39 डी, यहाँ पे भी डी आ गया, यानी हाँ कुछ जोड़ा गया था। तो ये भी सोशल जस्टिस, देखो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, वो सारा एकदम लिंकेजेस है। वो गवर्नमेंट ला रही थी कि हम गरीबों को भला करें, लेकिन मैटर लैंड रिफॉर्म का जो मैटर है सब्जुडाइज हो गया। एक ही गोपालन, शंकरी प्रसाद, ये लोग कोई महात्मा नहीं थे, दे वर द जमींदार जागीरदार who went to the Supreme Court to get their fundamental rights fixed। जो जो गवर्नमेंट थी, जो फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वो सोशलिस्ट चीजों लेके आना चाह रही थी, बट दैट वाज डिलेड। और बहुत सारे लूप होल्स हो गए और फिर वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, और वो आज तक जो गांव में देख लो, लगता है ना जैसे कि किसी के पास इतना सारा जमीन है, वो अगर वो सही से इम्प्लीमेंट हो गया रहता तो आप लोग जो है और हमारे पास भी कुछ कुछ रहता। ठीक है। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड नेशनल इम्पोर्टेंस। आर्टिकल 39 ए किस ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 से, किस चीज के बारे में, स्टेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड रिपोर्ट। 39 है, ये सब याद रखना है। 36 टू 51 याद होना चाहिए, मतलब एक सीरियस एस्पिरेंट को याद होना चाहिए। निमोनिक्स कर लो या इसको एक पेज में रख लो, एग्जाम से पहले भी देख लेना है थोड़ा सा, और 10 बार 20 बार देख लोगे 5-5 मिनट तो याद हो ही जाता है। ठीक है। CAPF AC में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। आर्टिकल 46 प्रमोट्स SC एंड ST वेलफेयर। जैसे मान लो कहीं पे बात हो रही है SC ST का, तो यू कैन कोट दिस आर्टिकल। DPSP अंडर आर्टिकल 47 हम लोग देख रहे हैं, पब्लिक हेल्थ फोकस था, प्रिवेंटिंग इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, इंप्रूवमेंट न्यूट्रिशन, जो मिड डे मील का बात हुआ, इसको रियलाइज करने के लिए मिड डे मील आया। तो कोई पूछेगा कि क्या सब DPSP 75 साल आजादी के हो गए सब नॉन इन्फोर्सिबल है, तो आप बोल सकते हो नहीं, ये सब इन्फोर्सिबल फोर्सिबल बना दिया गया। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, मनरेगा से पूछा गया था तो 41 हो जाता। यूनिफॉर्म सिविल कोड देख रहे हो रिपीट हो रहा है, मतलब पेंट कर करके कंटेक्ट बदल बदल के वही सारे क्वेश्चंस को रिपीट किया जा रहा है। 42nd अमेंडमेंट आर्टिकल 48 है क्रिटिकल फॉर CAPF डिजास्टर मैनेजमेंट इकोलॉजिकल। ठीक है। इकोलॉजिकल ऑप्स या कुछ होगा, मीनिंग पता नहीं ऑप्स का मतलब। इकोलॉजिकल से रिलेटेड वही, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन बोल दो, बात तो वही हुआ, है ना। आर्टिकल DPSP मैंडेट सेपरेशन फ्रॉम जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, या जुडिशरी फ्रॉम लेजिस्लेटिव, घुमा के एग्जीक्यूटिव कर दो या यहाँ पे लेजिस्लेटिव कर दो, आर्टिकल तो वही रहेगा, आर्टिकल 50।
कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन सीएपीएफ एंड सिविल सर्विसेज ओवरलैप, क्या क्या ओवरलैप हो रहा है। आर्टिकल 44 यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस है, 47 हेल्थ यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे जब सीएपीएफ में पूछा जा रहा है, यानी कमांडेंट ऑफिसर जो बॉर्डर पे रहते हैं, नारकोटिक कंट्रोल्स, ठीक है, जनरल पब्लिक ड्यूटी पॉलिसी से ये रिलेटेड है, जैसा एग्जाम वैसा उसको कपड़ा पहना दिया जाता है, लेकिन कोर रिमेन्स द सेम। आर्टिकल 48 इन्वायरमेंट, यहाँ पे देखो डिजास्टर मैनेजमेंट, मान लो कहीं डिजास्टर आया तो आईएसआरटी थोड़ी जाते हैं, वो कमांडेंट ही जाते हैं, एनडीआरएफ फोर्स जाते हैं, कमांडेंट जाते हैं, बीएसएफ सीआईएसएफ, यही सब फोर्स को लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क बोलो, इकोलॉजिकल डिस्टर्ब बोलो, इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी बोलो, आर्टिकल तो वही रहेगा, आर्टिकल 48 ए। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। ईपीएफओ में देख लो 2018 से 24, विच आर्टिकल मैंडेट्स लिविंग वेज, लिविंग वेज के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, और ये ईपीएफओ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, लेबर फोर्स वगैरह ये सब देखती है ईपीएफओ जो भी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली अपना वो अपने ही डोमेन के क्वेश्चंस को पूछेगी, लिविंग वेज, ठीक है। की टेक अवे है फेयर वेजेस एंड डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स, इन्फोर्समेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिसर, तो वही सब देखेगी, वही सब पेंटिंग होगा। डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 39C, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, तो हम उल्टा बोल दिए थे, तो यानी सी में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा, और बी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऊपर नीचे हो गया, बट द इसेंस रिमेन्स द सेम, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा सी, तो सी से ऐसे मैं भी याद रखा था, सी से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, लेकिन इसेंस जो है ना कॉन्सेप्ट वही है, ये आपको रिमेम्बर था। विच डीपीएसपी बिकेम, तो ये कैसे हुआ, रिवीजन हुआ, अब थोड़ा सा रिव्यू, अब सारा पढ़ के आना इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब के बाद, बट जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो आप समझो और उसको करके एग्जाम निकालो, ठीक है। डोंट जज माई नॉलेज और जज मी, क्योंकि ऐसे ही थके हुए हैं, अभी 11 घंटे का शिफ्ट चला है। डीपीएसपी बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर मनरेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी लिंकेज किस चीज से रिलेटेड है, कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, और डेफिनेटली पेंशन वगैरह ईपीएफओ से रिलेटेड है, तो वही सब पूछेगा। इसीलिए कहीं कहीं पे ज्यादा टेक्निकल होने से मैंने क्वेश्चन सीपीएफओ का हटा दिया है, लेकिन यहाँ पे ठीक है, आर्टिकल था तो सिर्फ इसी को देख लेना है, ये सब आर्टिकल बार बार आएगा, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। आर्टिकल 39D, आर्टिकल फॉर ईपीएफओ पे आउट, जेंडर पे इक्वालिटी, जेंडर पे इक्विटी। डीपीएस विच डीपीएसपी प्रोटेक्ट्स वर्कर हेल्थ, फिर वर्कर से रिलेटेड ये आ जाएगा, आर्टिकल 39E, आर्टिकल 47 पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ भी वर्कर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। The second amendment added which labor related DPSP, तो लेबर इन्फोर्समेंट है तो लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया। फ्री लीगल एड टू लेबर डिस्प्यूट्स, लेबर डिस्प्यूट हो जाता है, लेबर तो ऐसे ही पैसे कम कमाते हैं, तो उनको फ्री लीगल एड दिया जाएगा अपने पक्ष को रखने के लिए। तो ईपीएफओ स्पेसिफिक हटा दो, यहाँ पे ईपीएफओ एंड यूपीएससी एफएसआईसी जहाँ पे देखिए, आर्टिकल 39 लेबर जस्टिस के बारे में, वही आर्टिकल 39B, C, D, E, सारा सोशलिस्टिक पैटर्न है, कमजोर तबकों के लोगों को फायदा देने के लिए। वी आर नॉट हेयर टू जज यू सर इवन। अच्छा, तो आर्टिकल 44 यूसीसी से रिलेटेड है, आर्टिकल 43 वेजेज है, ठीक है। तो देखो जैसा एग्जाम है वैसा उसको पेंट कर दिया गया है, वैसा वैसा कंटेक्स्ट बना दिया गया है, बट द इसेंस रिमेन द सेम। आर्टिकल 48 इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। प्रायोरिटी किसको देना है, आर्टिकल 39 ऑल सब क्लाउज A to F, 39 B and C तो याद ही रख लेना है। सी, ये मैंने उल्टा बोल दिया था, बट आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सी फॉर कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन ऑफ वेल्थ, ये इक्विटेबल जस्टिस रिसोर्सेज वाला है। और आर्टिकल 41 to 3 वर्कर वर्क वेजेस लाइवलीहुड, आर्टिकल 47 वर्कर्स हेल्थ, फैक्ट्रीज एक्ट, आर्टिकल 39 क्लॉज बी। इतना ज्यादा नहीं करना है, इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। सीडीएस में देखते हैं क्या क्या पूछ लिया गया है। अगेन मिलिट्री लॉजिस्टिक फूड सिक्योरिटी, आप यहाँ पे फोकस करना की टेक अवेज पे। आर्टिकल 48 मॉडर्न फार्मिंग क्रूशियल बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, बस ये आर्टिकल देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसीलिए मैं कुछ चीजों में हटा दिया हूँ। अभी दो तीन भी कल हम लोग प्रोबेबली कल या परसों हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स, एक जगह कंपाइल कर रहा किया जा रहा है अमेंडमेंट, इम्पोर्टेंट केसेस एक जगह, और 100 टॉप 100 फैक्ट्स,
टॉप 100 फैक्ट्स पॉलिटी के लिए। तो अभी 2-3 दिनों में पॉलिटी को पूरे अच्छे से चबा उबा जाना है, हम लोगों को अच्छे से मेमोराइज रिवाइज करना है। तो आने वाले सेशन में ये 100 टॉप फैक्ट्स, टॉप 30 अमेंडमेंट्स, टॉप 50 ये वो चीजें, टॉप 50 आर्टिकल्स, ये सब चीजें कंपाइल एक जगह हो रहा है। तो दैट विल बी वेरी हैंडी सोर्स ऑफ रिवीजन, क्योंकि आप लोग कितना कर रहे होंगे मुझे पता ही है, क्योंकि 34 से 30 पे अभी आया है, अभी कुछ और कर लूंगा। आर्टिकल 49 प्रो, और जो अंत तक डटा रहेगा वो विजयी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे की टेक अवेज देखिए, यहाँ पे उतना ध्यान देना नहीं है, टाइम कम है। आर्टिकल 39D बेसिस फॉर आर्म्ड फोर्स पे पैरिटी, वही पे से है तो फिर वो पे को वहां से जोड़ दिया गया है। आर्टिकल 48 क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट रेलिवेंस से रिलेटेड है। आर्टिकल 43 स्ट्रेटेजिक रूरल एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 47 कनेक्ट्स टू मिलिट्री कंडक्ट रूल्स। फोकस कहाँ पे, 3 रिकरिंग टॉपिक्स बार बार जो आया रिकरिंग टॉपिक्स, वो क्या था, आर्टिकल 48, 48 3 अपेयरेंस, आर्टिकल 44 दो बार अपेयरेंस हुआ। आर्टिकल 49 मोनुमेंट से रिलेटेड 2 टाइम अपेयरेंस। 65% क्वेश्चन रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी डिसिप्लिन, ये सब छोड़िए। यहाँ पे देखिए सीडीएस और यूपीएससी में क्या क्या प्रायोरिटी है। सीडीएस में प्रायोरिटी किया आर्टिकल 48 को, 49 को मोनुमेंट्स वाला, और यूपीएससी में प्रायोरिटी दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड और प्राइवेसी को, आर्टिकल 21। एनडीए में देखिए 2018 से 24 तक अगेन आर्टिकल 43 सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस विलेजेस, यही डिफेंस अब है तो डिफेंस ही पेंट होगा। आपको बहुत मिल रहा होगा आइडिया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपॉर्टेंट फॉर आर्म फोर्सेस, ठीक है, सिविल कोड हो जाएगा तो इंपॉर्टेंट फॉर आर्म फोर्सेस सेकुलर स्ट्रक्चर, तो सेकुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि सबको एक पेंट से पेंट कर देना है ना, तो यूनिफॉर्म से, तो वही उसी तरीके से ये क्वेश्चन को पेंट करा गया जो चीज पूछा जा रहा है। आर्टिकल 49 प्रोटेक्ट्स मिलिट्री हेरिटेज साइट। आर्टिकल 39A एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। 48A अगेन बॉर्डर एरिया कंजर्वेशन क्रिटिकल फॉर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हो रही है, तो अगेन वही सब चीज रिलेटेड है। 46 लिंक टू मिलिट्री रिक्वायरमेंट पॉलिसीज, वही एजुकेशनल से रिलेटेड SC ST कम्युनिटीज 46 घुमा फिरा के। चलिए, अगला बोल रहा है 47 कनेक्ट टू मिलिट्री कंडक्ट रूल्स इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, बात वही है। इसेंस तो आर्टिकल 47 का वही है, न्यूट्रिशन और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स गांधीयन फिलोसफी है। एनडीए प्रायोरिटी एंड सीडीएस प्रायोरिटी, इसमें 43 46 में इंपॉर्टेंस दिया गया, यहाँ 48 49 को इंपॉर्टेंस दिया गया है। अब यहाँ पे 10 कंसाइंस पॉइंट्स देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, आर्टिकल पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, यानी नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। खुद बोल रही है आर्टिकल 37, खुद से ये अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है। इट इज नॉन इन्फोर्सेबल, नॉन जस्टिसेबल, बट इट इज फंडामेंटल इन गवर्नेंस। आर्टिकल 37, यहीं से आप कह सकते हो कि आर्टिकल 37 itself explains the its own characteristic. वेलफेयर स्टेट गोल, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वालिटी, गांधीयन आइडियल्स, ये सारी चीजों में डिवाइडेड है। आर्टिकल 39 इक्वल पे, लाइवलीहुड, वर्कर वेलफेयर। आर्टिकल 40 पंचायती राज, विलेज सेल्फ गवर्नेंस। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी पेंडिंग इम्प्लीमेंटेशन अभी है, इसको लाया जा रहा है। गांधीयन डायरेक्टिव में क्या क्या था, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, गांधी कॉटेज पे ज्यादा बल देते थे, सूती, खादी। आर्टिकल 46 प्रोटेक्ट SC ST एंड वीकर सेक्शन, कहीं पे भी मेंस में बात हो रहा है कोट कीजिए आर्टिकल 46। Environmental duty, Article 48 aided by 42nd Amendment, protect the forest and wildlife. Education and health से कौन कौन आर्टिकल, आर्टिकल 45 फ्री एंड कंपलसरी हेल्थ फॉर एजुकेशन। नाउ इसको 21A 86th अमेंडमेंट है ना, बताइए ईयर कौन सा ईयर है। 2000 2002। यही है, रिवीजन नहीं रहेगा, मैं खुद तक हो जाऊंगा। इन लोगों ने 3 बोला, ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में दोनों था। 2002 ऐसे ही कंफ्यूज होगा, मतलब कंफ्यूजन होगा, फिर एलिमिनेट करने में प्रॉब्लम। अल्टीमेटली वी ऑल आर ह्यूमन, थोड़ा सा भूल जाएंगे, कल छोड़ दोगे परसों और भूल जाओगे। आर्टिकल 47 इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इंटरनेशनल पीस, आर्टिकल 51 प्रमोट इंटरनेशनल पीस। IR का है तो डायरेक्ट आर्टिकल 51 से ही इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे हम लोग। कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, DPSPI कोड बैलेंस देम, एग्जाम्पल के सॉरी
वो जो डिबेट हुआ ना, शंकरी प्रसाद से स्टार्ट हुआ, शंकरी प्रसाद से स्टार्ट हुआ, गोपालन, मिनर्वा, मतलब ये सब वेव था। और केशवानंदा में सुप्रीम कोर्ट आगे मैच्योर हुई। ठीक है, केशवानंदा में आके सारा चीज को बैलेंस सुप्रीम कोर्ट करना सीख गई कि चलो एक फिलोसफिकल यही चीज ला दिया जाए, फंडामेंट ये बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शंकरी प्रसाद, गोपालन और भी बीच में बहुत सारे हैं केसेस, लेकिन ज्यादा लैंडमार्क यही सब रहा। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेटर ऑन वो बोला कि इट्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन बी टेकन फॉर द इंटरप्रिटेशन, में हेल्प के लिए भी लिया जा सकता है, इट्स की टू द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, ये सारी चीजें। तो सुप्रीम कोर्ट इज ए री रेक्टिफाइंग बॉडी। ये सर लक्ष्मीकांत ने भी गोलकनाथ भी एक था और मिनर्वा गोलकनाथ, मिल्स भी था। यस, गोलकनाथ भी एक लैंडमार्क जजमेंट है। ये मेनका सब गांधी का था। इनका गांधी दूसरे चीज से रिलेटेड है, राइट टू, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो मेनका गांधी उसका भी आर्टिकल 21 हाँ, था। एडीएम उससे उस फिर मेनका गांधी के बाद एडीएम जबलपुर केसेस है। ठीक है, ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर दे दिया गया था। फिर मेनका गांधी की इसका जो बैकग्राउंड है वो पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव ने उनका पासपोर्ट ही सीज कर लिया था, ठीक है, उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं। तो ये सब बैकग्राउंड पढ़ने से ना काफी फायदा होगा, ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ब्रॉडनेस आएगा। तो यहाँ पे केशवानंदा भारती केस वॉज द लैंडमार्क। फिर उसके बाद सारी चीजें ठीक हो गई। फिर इसी के पहले 24th अमेंडमेंट एंड 25th अमेंडमेंट, 26th अमेंडमेंट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। गाइड्स लॉ लाइक मनरेगा, राइट टू एजुकेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बस यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, 30, yesterday 34, today 30, tomorrow 28। जो अंत तक जाएगा वो जीतेगा। ठीक है, लेट्स माइंड अप। tomorrow हम लोग बैठते हैं, कुछ कल कुछ नया पढ़ेंगे हम लोग, अमेंडमेंट्स वगैरह और सारी चीजें हैं। और वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग रिफर करते रहिएगा जो हमने हाई प्रायोरिटी का बोला है, जितना भी टॉपिक है उसको वहां से कवर किया जाएगा। फिर उसके बाद वाइंड अप किया जाएगा और आंसर को कैसे वी विल डू इन लास्ट। शोएब अख्तर आई थिंक 2026 दे रहे हो ना शोएब? 2026 दे रहे हो या 2025 दे रहे हो? माइक ऑन करोगे नहीं जब पूछेंगे तो? नो सर, 2025। अच्छा, अयूब है, अयूब, अच्छा ओके। अयूब 2026 दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, लेट्स वाइंड अप एंड सी यू टुमारो। और रिवीजन करिए, देखिए रिवीजन इज द की। ऑल वी आर ह्यूमन, और सबका माइंड का एक लिमिट होता है, उसको कंसोलिडेट करने के लिए बार बार रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, लेट्स वाइंड अप हियर एंड सी यू टुमारो। ओके, और एक दिन का थैंक यू एक दिन सर। का गैप रखा, एक दिन का गैप रखेंगे। ओके, ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। और किसी को भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।